हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेट्रो क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग का क्विज का सेशन चल रहा है, रोज हम लोग पर डे एक नया नया क्विज लेके आते हैं। वो भी वैसा क्विज जो हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, उस पर हमारा क्विज बेस्ड रहता है। तो आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी, पर्यावरण रहेगा, पुरस्कार और सम्मान रहेगा, किसको कब मिला, कौन सा पुरस्कार रहा, और ह्यूमन बॉडी के बारे में रहेगा, मतलब मानव शरीर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन बनते हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्विज करेंगे। हमारा दो ग्रुप है, एक इधर सर का और एक इधर का। बारी बारी से दोनों लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर पाए जाएंगे। साथ लास्ट तक हमारे वीडियो तक बने रहिएगा। आपका भी जीके क्या होगा, बूस्ट होगा और चीज़ें मेमोराइज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्विज। A few moments later. चलिए इधर से बताइए, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। हाँ, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। इधर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। हाँ ठीक है, बैरोमीटर से। इधर बताइए, वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक है बार। ठीक। इधर से वायु क्या है? मिश्रण। किस चीज का? नाइट्रोजन, कार्बन। हाँ, ऐसे बोलेंगे वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें बहुत तरह की गैसें आती हैं, विभिन्न तरह के, जिसमें मुख्य रूप से हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन इनकी प्रतिशत 0.0% है। हाँ, नाइट्रोजन 78 78। ऑक्सीजन 21% है। हाँ, जिसमें हमारा नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन 0.03%। चलिए इधर से बताइए, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। हाँ, अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है? अक्रिय लास्ट में जैसे कि जिसका हम निकालते हैं जीरो आता है। एक लोग हाँ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जिसके लास्ट में जीरो आता है वही अक्रिय गैस होता है। हाँ, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अक्रिय गैस किसको कहेंगे? सिंपल भाषा में विद्यमान अक्रिय गैस। अक्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करती है, मतलब कोई भी अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उसको भाग कराया जाए, उस पदार्थ को डाला जाए, तो वहां पे उस चीज को डालने पे कोई नया रिस्पॉन्स नहीं निकलता, उसी को क्या बोलेंगे? अक्रिय गैस, मतलब कोई क्रिया नहीं करेगी। चलिए ठीक है, इधर से बताइए, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। हाँ, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है। इधर से बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। बहुत बढ़िया। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को? बहिर्मंडल। हाँ, बहिर्मंडल। एक और क्वेश्चन आता है कि जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं करने का मतलब बारिश, आंधी, तूफान, चक्रवात, वो वायुमंडल के कौन से परत में होती है? क्षोभ मंडल में। हाँ, क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ हमारा सबसे निचली परत है और निचली परत में ही हमारी क्या होती है? आंधी आना, तूफान आना, चक्रवात आना, बारिश आना, ये सब होता रहता है। ठीक। चलिए इधर बताइए, क्षोभ मंडल में जो कि हमारा निचला परत है, उसमें 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर कितने डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी या घटोतरी होती है? 0.03। नहीं, 67.7 डिग्री सेल्सियस से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा क्षोभ मंडल का एक ऊंचाई होगा ना, तो जैसे जैसे हम मीटर ऊपर जाते जाएंगे, हमारा क्या होगा? टेम्परेचर क्या होता जाता है? घटता जाएगा। तो कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। हाँ, से हाँ, 4.6.4 सेल्सियस। ठीक है, हम बताते हैं। 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होती है? कमी। जैसे अभी मान लीजिए हमारा टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर ऊंचाई पे चलेंगे तो वहां पे 29, फिर 165 मीटर और ऊंचाई पे चलेंगे तो 28, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? कमी होती है। तथा उसी तरह उसका एवरेज निकालेंगे तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पे 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है ताप में, टेम्परेचर में, मतलब ऊपर का ताप क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। इधर बताइए, वायुयान उड़ते हैं कौन से मंडल में? समताप मंडल। हाँ, समताप मंडल में। अब इसका रीजन क्या है, क्यों समताप मंडल में उड़ाया जाता है? क्यों? वहाँ का ताप बराबर आता है। हाँ, समताप का मतलब ही क्या है? वहाँ का ताप बराबर होना, और वायुयान को बनाते समय उस चीजों का ध्यान रखा जाता है कि समताप मंडल में हमेशा टेम्परेचर इक्वल रहता है, तो उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल का यूज करते हैं वायुयान बनाने में, क्योंकि वहाँ पे घर्षण भी होगा, बहुत सारी चीजें होगी, तो वायुयान इसको क्या करे? सहन कर सके। चलिए इधर बताइए, रेडियो तथा संचार संबंधित है कौन से मंडल से? आयन मंडल। हाँ, आयन मंडल से रेडियो तथा संचार सारी चीजें वहीं से होती हैं।
चलिए इधर बताइए, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? CO2, हाँ CFC हाँ और NO2 हाँ और NH4 हाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए इधर बताइए, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाता है? वायु में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। नहीं, वायुमंडल में जल की उपस्थिति क्या कहलाता है? आर्द्रता, उसको क्या बोला जाता है? आर्द्रता। चलिए ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र का नाम? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए ठीक है। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? 71%। 71% पे। ठीक, इधर बताइए, पछुआ हवाओं के कारण क्या होती है? पछुआ हवा, चक्रवाती वर्षा, बारिश। ठीक है, चक्रवाती बारिश। पछुआ हवा को दूसरे नाम में क्या बोला जाता है? पछुआ हवा को क्या कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में? मतलब दूसरा बहिर्गमन। हाँ, गरजता चालीसा। दूसरा बोला, पूछा जाता है क्वेश्चन कि गरजता चालीसा किसको कहते हैं? उसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो पछुआ पवन को क्या कहते हैं? गरजता चालीसा। चलिए इधर बताइए, फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम, फेरल, ये एनडीए में भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताइए फेरल का नियम नहीं किससे संबंधित है? फेरल का जो नियम संबंधित है पवनों की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है कि हवाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रही हैं, ये फेरल के नियम से लागू पता किया जाता है। चलिए इधर से बताइए, समुद्र जल की औसत लवणता कितनी है? 7.4। नहीं, समुद्र जल की पूछा जा रहा है। 0.03। नहीं, 35%। 35% लवणता, मतलब वो नमकीन पानी होता है समुद्र जल, तो इतना प्रतिशत उसमें क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। इधर बताइए, समुद्र जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। नमक का सूत्र। हाँ, नमक का सूत्र है सर्वारट नमक का। चलिए, सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? कौन सी झील में या कौन सी नदी में कहाँ पाई जाती है? समुद्र में तब। हाँ, तो उसका नाम क्या है? नाम होगा ना कुछ। वान झील है तुर्की में, जिसमें पानी उसकी क्या होती है? खारा होती है, नमकीन होती है सबसे अधिक। ठीक है, बताइए, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत जल स्वच्छ जल है, मतलब पीने लायक जल है? 2.3%। नहीं, 2.5%। हाँ, 2.5%। कितना? 2.5% शुद्ध जल है जो हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। चलिए इधर से बताइए, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान के अंदर आती है? ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान। ठीक है, कई तरह की चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और सादी चट्टान। तो ये जो सब चीजें हैं हमारी आग्नेय चट्टान के अंदर आती हैं। चलिए इधर बताइए, सैल, चूना पत्थर, कंग्लोमेरेट और कोयला किस चट्टान के अंदर आती है? अवसादी चट्टान। हाँ, इन्हें अवसादी बोलते हैं और दूसरे भाषा में इसको सेडिमेंट्री चॉक भी बोला जाता है। रॉक बोलते हैं, चॉक नहीं, रॉक। चलिए इधर से बताइए, नाइस, स्लेट और संगमरमर किस प्रकार के अंदर आती हैं? कायांतरित चट्टान। कायांतरित या उसी को रूपांतरित बोलते हैं। जैसे हमारा मार्बल बनता है ना, मार्बल या संगमरमर, तो वो पत्थर से क्या होता है? धीरे धीरे चिकना होके अच्छा चिकना रूपांतरित हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। चलिए ठीक है, इधर से बताइए, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? CO2 जल जलवाष्प, मतलब पृथ्वी में टेम्परेचर जो बढ़ रहा है किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जो वायु की नमी है, जलवाष्प बूंदे हैं, वो उत्तरदायी होता है। चलिए ठीक है, इधर बताइए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत करता है। ओजोन परत। हाँ, ये कौन से मंडल में पाया जाता है? ओजोन मंडल। ओजोन परत नहीं, क्षोभ मंडल में नहीं पाया जाता हमारा। नहीं, ये समताप मंडल में क्या होता है? पाया जाता है ओजोन परत। चलिए इधर बताइए, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? किसमें मापते हैं?
ओब्डार्सन, क्या बोलते हैं? ओब्डार्सन। चलिए ठीक है। इधर बताइए ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? CFC CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, ये कहाँ से निकलती है अधिकतर? एसी हो गया या हमारा रेफ्रिजरेटर फ्रिज हो गया, वहां से CFC गैस क्या करती है? निकलती है। चलिए इधर बताइए भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किससे? तमिलनाडु। दक्षिण जून महीने का प्रथम सप्ताह में। मतलब किससे होती है सबसे अधिक वर्षा? विषुवतीय वर्षा। नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा आती है ना, वो सबसे अधिक वर्षा करती है। इधर बताइए मानसून सबसे पहले कौन से राज्य में आता है? तमिलनाडु। केरल राज्य। केरल में आता है, ठीक है। पहले सप्ताह में। हाँ, केरल के पहले सप्ताह में आता है। केरल। इधर बताइए जाड़े के दिनों में वर्षा होती है कहाँ पे? जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु में। हाँ, तमिलनाडु में जो लौटती हुई मानसून होती है ना, मतलब हमारे यहाँ से जब लौट के जाती है तो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में क्या करती है? वर्षा करती है। जबकि हमारे यहाँ ठंडक रहती है, ठंडक में बरसात थोड़ी होती है, मौसम टेम्परेचर घट जाता है। चलिए, तो ये था हमारे पर्यावरण के बारे में। अब हम लोग पुरस्कार और सम्मान के बारे में क्विज करेंगे। बताइए भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है। इधर से बताइए भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कारों का आरंभ कब हुआ? 1954 ईस्वी। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1954 ईस्वी में। इधर से बताइए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति। हाँ, भारत के दूसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसी तरह बताइए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। हाँ, कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में। हाँ, 1971 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इधर बताइए मरणोपरांत मतलब मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? मरणोपरांत उनको दिया गया था। इधर से भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? खान। उनका पूरा नाम? खान गफूर खान। अब्दुल्ला गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ से थे? पाकिस्तान 1987। हाँ, ठीक है। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को दिया गया था। 10 साल आगे कर। चलिए इधर बताइए बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? बुकर। हाँ, बुकर साहित्य के क्षेत्र। अरे मतलब हाँ सही है, साहित्य लेखन से। बुकर बुक से बना है। बुक माने किताब, मतलब साहित्यिक चीजों से, लिखने वाली चीजों से हमारी बुकर पुरस्कार संबंधित है। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन है, प्रथम बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी जिनको बुकर पुरस्कार दिया गया साहित्य लेखन में? कौन है वो? अरुंधति राय। अरुंधति राय को प्रथम बुकर पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। 1997 ईस्वी। हाँ, 1997 ईस्वी में। चलिए इधर से बताइए एशिया का नोबेल पुरस्कार क्या कहलाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार साहित्य लेखक। नहीं, जैसे हमारा नोबेल पुरस्कार एक पूरे विश्व के लिए होता है, किसी को भी दिया जा सकता है विश्व में, उसी तरह नोबेल पुरस्कार मतलब सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है उसको। तो अपना एशिया का, एशिया महाद्वीप का नोबेल पुरस्कार किसको समझा जाता है? अरे ये तो नोबेल पुरस्कार के जैसा है। नहीं, मैग्सेस पुरस्कार। कौन सा? मैग्सेस पुरस्कार। चलिए इधर बताइए संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार। इधर बताइए ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? सुमित्रा नंदन। पंडित विनोबा भावे। पंडित रवि शंकर जी को क्या दिया गया था? ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन भी आते हैं अक्सर। बोलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार इधर से जी शंकर कुरु, पूरा नाम है जी शंकर कुरु। चलिए इधर से भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन है? महिला आशापुरा देवी जो है प्रथम महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चलिए इधर बताइए हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? हिंदी के लिए सुमित्रा नंदन। उनकी किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए दिया गया था सुमित्रा नंदन 1968 में। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इधर बताइए
मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। रीता फारिया। हाँ ठीक है, कौन से सन में बनी थी? 1964। 1966 में 66। मिस वर्ल्ड बनी थी। चलिए इधर से बताइए, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। सुष्मिता सेन। हाँ, जो कि एक एक्ट्रेस है। 1994। हाँ, 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स पाई थी खिताब। चलिए इधर से बताइए, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन? दत्त है। नरगिस दत्त। हाँ, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनको 1998 में 1998 नहीं, 58 हिंदी में दिया गया था। चलिए, तो ये तो था हमारे पुरस्कार से संबंधित। और जो अभी करंट में पुरस्कार आते हैं ना, वो भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जो करंट के पुरस्कार होते हैं। ये तो हमारे क्या है, पहले के हैं, जिनको शुरू में दिया गया था, मतलब एक तरह से हिस्ट्री टाइप में हो गया। करंट के भी पूछा जा सकता है कि अभी किसे दिया गया, अभी मिस वर्ल्ड कौन बना, अभी मिस यूनिवर्स कौन बना। अब चलिए हम आते हैं मानव शरीर के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब बारे में। चलिए इधर से बताइए, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 8। हाँ ठीक है। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार? 72 प्रति मिनट। प्रति सेकेंड नहीं, प्रति मिनट। 72, 1 मिनट में 72 बार। चलिए इधर से बताइए, मस्तिष्क का भार कितना होता है, दिमाग का भार? 1350 से 1400। 1350 से बहुत बढ़िया, 1400। 1350 से 1400 ग्राम। इधर से बताइए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव की? जांघ की। क्या नाम है उसका? कड़त। नहीं, फीमर उसको फीमर। बोलते हैं, फीमर। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की फीमर है, जो हमारी कहाँ पाई जाती है? ये जांघ की हड्डी इतना होती है। चलिए इधर बताइए, उसी तरह सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की स्टेपी कहाँ पाई जाती है? कान। मध्य कड़ में पाई जाती है, मतलब भीतरी वाले कान में पाई जाती है, जिसको स्टेपिज बोलते हैं। ठीक। सबसे मजबूत हड्डी मानव की कहाँ पाई जाती है? जबड़ा। हाँ, ये जो हमारा जबड़ा का हड्डी होता है ना, सबसे मजबूत हड्डी होता है। आप लोग देखे भी होंगे कंकाल को, स्केलेटन को, जब उसको जला भी दिया जाए ना, तो ये खोपड़ी का ये वाला हिस्सा बहुत मजबूत होता है, वैसे का वैसे हड्डी बचा हुआ होता है। चलिए इधर बताइए, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को, सौंदर्य के अध्ययन, कैलोलॉजी। ठीक है, कैलोलॉजी। चलिए इधर बताइए, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 7.4। नहीं, रक्तचाप। 80। हाँ, 120/80 मिमी होता है रक्तचाप। इधर से बताइए, शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में लगा समय, मतलब एक बार रक्त निकलते फिर 23 सेकेंड। हाँ, 23 सेकेंड में एक बार रक्त अगर निकलता है शुद्ध होके, तो फिर वो पूरे बॉडी में घूम के फिर वहां पे शुद्ध होने पहुंचता है, तो कितने लगते हैं? 23 सेकेंड। चलिए इधर से बताइए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 60 से 65। हाँ, 65 से 80%। 65 से 80%। इधर बताइए, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7%। 7%। मतलब जनरली अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो जितने केजी का होगा, अगर उसका 7% निकाल दिया जाए तो उसमें उतना लीटर क्या होगा? रक्त पाया जाता होगा। जैसे अगर मान ले 70 किलो का कोई आदमी है, तो कितना रक्त पाया जाता होगा उसमें? 70 का 7% कितना हो जाएगा? 70 का 7%। 7 की 60। 7 अगर मान लें 7% पाया जाता है ना ह्यूमन बॉडी का, तो भार का 7% होता है। तो 4.9 कुछ है। 4.9 आएगा। हाँ, तो क्या कर देंगे, 7 × 7 बटा में 100, 7 49 ऊपर हो जाएगा, बटा में भागे 100, तो कितना हमारा हो जाएगा? 0.49 0.49। क्या चीज? परसेंटेज पूछे हैं किस में? केजी में पूछा, लीटर में पूछा जा रहा है ना। हाँ, तो लीटर में कितना आएगा? 0.49% आएगा। यस सर। लेकिन ये मनुष्य के भार का होता है, किलो का नहीं। यहाँ पे ध्यान देना, भार W = m/g, उसमें मास इंटू ग्रेविटेशन भी लगेगा, मतलब फिर हम लोग 10 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा तो वो 4.9 समथिंग आएगा। चलिए ठीक है। इधर से बताइए, रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी, जिसको ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, ब्रिक किडनी। चलिए इधर बताइए, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है।
चलिए इधर से बताइए, लाल रक्त कण का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120। 120। हाँ 20 से 120 दिन। इधर बताइए, WBC मतलब श्वेत रक्त कण का जीवन काल? 2 से 4 दिन। हाँ ये बस 2 से क्या होता है 4 दिन चार। तक ही काम करता है, फिर नया बनता है, फिर ऐसे ही क्रम जारी रहता है, नया बनता है पुराना वाला खत्म होता है, नया बनता है पुराना वाला खत्म होता है। चलिए इधर से बताइए, WBC के कण को क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। हाँ इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। इधर से बताइए, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? आरबीसी को, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। चलिए इधर का बताइए, शरीर का ताप नियंत्रक है, मतलब शरीर में टेम्परेचर को क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर में ताप को बराबर करके रखता है। चलिए इधर बताइए, सर्वदाता रक्त समूह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, कौन सा बोला डोनर? ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता बोलते हैं। इधर से बताइए उसी तरह, सर्वग्राही रक्त समूह मतलब किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है? वो ले सकता है। ABC। कौन सा ग्रुप है? AB। AB क्या होता है? हाँ किसी से भी क्या करेंगे हम ले सकते हैं ब्लड। चलिए ठीक, इधर बताइए, ब्लड बैंक क्या कहलाता है मानव शरीर में? ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा, स्प्लीन, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, जिसको मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। इधर से बताइए, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? हाँ भोजन का प्रारंभ हम लोग जैसे खाना स्टार्ट करते हैं तो मुख से लार के थ्रू ही वो क्या होता है? पचना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, इधर बताइए, पचे हुए भोजन का अवशेषण मानव शरीर में कहाँ होता है? छोटी आंत। ठीक, इधर से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रंथि, सॉरी ग्रंथि बताइए। त्वचा। ये अंग हो जाएगा त्वचा, और ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत। हाँ यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। चलिए इधर से बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम मानव शरीर की? हाँ बोलिए बोलिए, सही है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। चलिए ठीक है, ये बताइए, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम? जिससे नहीं वो देखते हैं डॉक्टर आता है तो ऐसे बांध के तुरंत ऐसे चाप देता है, फटा देता है और फिर देखता है अपने उस डिवाइस में, उसको क्या बोलते हैं? देखे होंगे आप लोग डॉक्टरी में या घर में। नहीं, इस थैग्मोमैनोमीटर, जैसे ऐसे बोलेंगे तो इस थैग्मोमैनोमीटर उसको बोला जाता है, जो यहाँ पे ऐसे बांध के पट्टी टाइप में चिपका के फिर ऐसे ऐसे प्रेस करता है तो उसके वहाँ पे डिस्प्ले लगा होता है, दिखाता है, इस थैग्मोमैनोमीटर। चलिए इधर बताइए, मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। हाँ 12 जोड़ी, मतलब टोटल कितनी? 24 पसलियां पाई जाती हैं। इधर बताइए, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या? 206। हाँ ठीक। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या? 639। ठीक है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। इधर से बताइए, मनुष्य का हृदय होता है कितने भागों में बटा हुआ? 4 कोष्ठियां। 4 कोष्ठ होता है, जिसमें 2 आलिंद व 2 नीलय पाए जाते हैं। इधर बताइए, शरीर में गुणसूत्रों मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है क्रोमोसोम की संख्या। इधर बताइए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम? कोशिका सबसे बड़ी कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए यहाँ पे बताइए, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? आरएच फैक्टर के खोजकर्ता? हाँ लैंड स्टीनर एवं वीनर, लैंड स्टीनर एवं वीनर को आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कहा जाता है। चलिए इधर बताइए, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितना है? 20। हाँ शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20। चलिए ये बताइए, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? ये भी क्वेश्चन पूछे 3/2 नहीं 1.5 लीटर। 1.5 लीटर, वही 3/2 लीटर या 1 से 1.5 लीटर के बीच में बनता है। चलिए इधर बताइए, शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? केल्विन में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में कितना होता है?
क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो पूछता है ना शरीर का सामान्य तापमान, या तो ऑप्शन सेल्सियस में दे देगा, 39 सेल्सियस नहीं होता है, ठीक है। पहले सेल्सियस, हाँ पहले सेल्सियस में बताइए, सेल्सियस में कितना होता है मनुष्य का सामान्य तापमान? नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हम लोग का सामान्य रूप से अभी हमारा टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको पूछा जाए कि फारेनहाइट में कितना होता है तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगर इसी को केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। इसको बदलने का सूत्र भी होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। जिसका दो वैल्यू पूछे, दो को इसमें से निकाल लेना है, जिसका पूछे वहाँ x मान करके निकाल देंगे। चलिए ठीक है, इधर से बताइए टीबिया नामक हड्डी मानव में कहाँ पाई जाता है? पैर में। ठीक है, इधर बताइए शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से। हाँ, प्रोटीन से। इधर बताइए मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है, कहाँ होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम होता है। और ये कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क, मतलब मस्तिष्क के आगे वाले हिस्से में। चलिए इधर बताइए दांतों और हड्डियों के संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। हाँ, कैल्शियम और फास्फोरस से हमारी क्या होती है, दांतों की मजबूती और हड्डियों की मजबूती बनी रहती है। तो फ्रेंड ये रहा हमारा आज का सारा क्विज। आशा करते हैं आपको क्विज पसंद आया होगा और आपकी भी जीके क्या होगी, मेमोराइज हुई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपने नए सेशन में नए वीडियो के साथ और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए रेट्रो क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।